नमस्कार दोस्तों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी ग्रामर के वाक्य वाले चैप्टर पे बात करूंगा। वाक्य सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर में, ठीक है। जो सेंटेंस लिखे होते हैं आपके, उसको समझना होता है ये किस वाक्य से हैं। वाक्य में बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। इसका पूरा वाक्य पूरा डिटेल में आपको दूंगा, ठीक है। पूरा डिटेल आपको जानने के लिए कम से कम ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है। चलिए वाक्य स्टार्ट करते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के समर्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, ठीक है, उसके समूह को वाक्य कहते हैं, मगर कंडीशन ये कि उस समूह का अर्थ पूरा पूरा अर्थ निकले, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? वाक्य। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, उदाहरण के लिए मैंने बताया सत्य की विजय होती है। इसमें दो वाक्य हैं। सत्य एक वाक्य है, एक शब्द है, और दूसरा शब्द कौन सा है? विजय है। तो ये समूह है, शब्दों की समूह है। इसको एक वाक्य बोलेंगे। इसमें क्या है? सत्य की विजय होती है। इसमें अर्थ निकल रहा है, पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वाक्य, ठीक है। और जैसे इसमें एक और है, जैसे किंतु सत्य विजय होती है। दूसरा शब्द लेते हैं, सत्य विजय होती है। सत्य विजय होती है, सत्य की विजय होती है वो नहीं, वो तो एक वाक्य हो गया। सत्य विजय होती है, इसमें कोई वाक्य का अर्थ तो निकल नहीं रहा है। वाक्य तो है मगर अर्थ नहीं निकल रहा है। सत्य विजय होती है, क्या होती है? विजय होती है, मतलब ये अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये इसको वाक्य नहीं बोल सकते, ठीक है। अब आते हैं वाक्यांश पे। वाक्य ही एक रूप होता है वाक्यांश, शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा नहीं निकलता है, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। जब शब्दों के समूह का पूरा पूरा अर्थ निकल जाता है उसको वाक्य बोलते हैं। अगर पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश। दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे, तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं तो वो वाक्यांश के अंदर आते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? वाक्य किसे कहते हैं, वाक्यांश किसे कहते हैं? फिर से मैं बताता हूं। दो या दो से अधिक शब्दों के समर्थक समूह, या ऐसा समझ लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जबकि उस समूह का पूरा पूरा अर्थ निकले। अगर उस समूह के, जो शब्दों के समूह का अर्थ नहीं निकलता है तो उसको वाक्य नहीं कहेंगे, ठीक है। वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है मगर पूरा पूरा नहीं निकलता है, उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? वाक्यांश। वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं बात करता हूं। वाक्य का वर्गीकरण, ठीक है। वाक्य के दो वर्गीकरण होते हैं। एक रचना के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, दूसरा अर्थ के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। अब रचना के आधार पर वाक्य का कितने वर्गीकरण है? 3, और अर्थ के आधार पर 8, ठीक है। अब कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। अगर अर्थ स्टार्ट करें, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधिक, संकेतवाचक और संदेहवाचक, ठीक है। और सरल रचना के आधार पर देखें, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। ये सारे वाक्य का वर्गीकरण है, भेद है। अब 1 बाय 1 मैं आपको सब कुछ बताता चलता हूं, उसके डेफिनेशन और उसके साथ एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं, ठीक है। विधानवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक, कहीं कहीं विधिवाचक कह सकते हो, कहीं कहीं वाक्य विधानवाचक है, ग्रामर में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब विधानवाचक वाक्य के उदाहरण में देख लेता हूं, एक दो उदाहरण। भारत महान देश है,
राम ने खाना खा लिया, राम के पिता का नाम दशरथ है। राधा स्कूल चली गई, मनीष ने पानी पी लिया, अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो वाक्य विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब विधानवाचक वाक्य के बाद कौन सा है? इच्छावाचक। कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि दूधो नहाओ पूतो फलो, नव वर्ष मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इस सारे वाक्य में इच्छा झलक रहा है। ठीक है। इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। दूधो नहाओ पूतो फलो आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो ये भी आशीर्वाद देते हैं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे ये भी एक आशीर्वाद है। तो इस तरह के जो आशीर्वाद, आकांक्षा, कामना, इच्छा, इस तरह जिस वाक्य से झलकते हैं उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इच्छावाचक वाक्य के बाद कौन सा है? आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक के नाम में ये आज्ञा है। ठीक है। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले। ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, आज्ञा, अनुमति का पता चले या बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वहां जाकर बैठिए, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए, कृपया शांति बनाए रखे, तुम का वहां जा सकते हो। इस तरह के सारे वाक्य में आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है। आदेश कर रहे हैं, वहां जाकर बैठिए, यह आज्ञा दे रहे हैं कि आप वहां जाकर बैठिए। ठीक है। कृपया अपनी मदद स्वयं करिए, अपनी मदद स्वयं करिए, ये आदेश दे रहे हैं आपको। ठीक है। कृपया शांति बनाए रखें। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब आज्ञावाचक वाक्य के बाद कौन सा वाक्य आते हैं? निषेधवाचक। निषेध का मतलब क्या है? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। तो निषेध, जैसे कि जमीन, इसके जमीन मतलब नाम में है, इससे पता चल रहा है कि निषेध वाचक वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है। जहां पे रोक हो, ठीक है, काम ना होने का या ऐसा तरह का जो रोक होता है उसे कहते हैं निषेधवाचक। ठीक है। जिस वाक्य से कार्य के निषेध का बोध होता है वो वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो इसमें निषेध हो रहा है, मैं उसको मतलब नहीं स्वीकार नहीं कर रहा हूं आज। ठीक है। मैं खाना आज नहीं खाऊंगा। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, तो राम क्या कह रहा है? आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसको कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो नहीं। नकारात्मक शब्द का मतलब, नकारात्मक शब्द से, जिस वाक्य से नकारात्मक शब्द का बोध होता है उसको कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। राम आज रावण को नहीं मारेगा, रमन आज खेलने नहीं जाएगा, रावण आज सीता का अपहरण नहीं करेगा। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। निषेधवाचक वाक्य के बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से कहते हैं जिन वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। तुम कौन से देश में रहते हो, तो ये किसी से आप प्रश्न इस तरह से कर सकते हैं। तुम कोई बाहर से, अब्रॉड से कोई आ गया बाहर दूसरे देशों से, तो आप उससे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, तुम कौन से देश में रहते हो या तुम कौन से देश से आए हो। तो इस तरह से उसका आंसर जानने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कौन से देश में रहते हो, राम रावण का वध कब करेगा। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें प्रश्न झलक रहा है कि प्रश्न कोई पूछ रहा है। ठीक है। बसंती कब नाचेगी। ठीक है। हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे, यह फिल्म कब खत्म होगी, तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य के बाद है विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तंभता आदि भावनाओं का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयादिक बोधक वाक्य कहलाते हैं।
इन वाक्य में जो शब्द विस्मय विस्मय के होते हैं उनके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। इस चिन्ह से हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, यह चिन्ह विस्मय बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, कहां भारत जीत गया, अरे तुम लोग कब पहुंचे। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है संकेत वाचक वाक्य। क्या कौन सा है, संकेत वाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया या का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। ठीक है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, संकेत वाचक वाक्य। ठीक है, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। तो एक क्रिया कौन सा, परिश्रम करना, दूसरा क्या, सफल, सक्सेस। तो परिश्रम करोगे तभी सफल होगा। तो एक दूसरे पर निर्भर है यहाँ पे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसे कहते हैं संकेत वाचक वाक्य। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, बारिश खराब तो फसल भी खराब। अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। ठीक है, मतलब जल्दी उठेंगे तभी तो स्कूल जा पहुंचेंगे, नहीं तो लेट होंगे। तो एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे पर जो क्रियाएं निर्भर होता है, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं उसे कहते हैं संकेत वाचक वाक्य। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, संदेह वाचक वाक्य। संदेह वाचक वाक्य से कहते हैं ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, वह वाक्य संदेह वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आज सुबह तेज बारिश हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। ठीक है, शायद आज राम रावण का वध करेगा। आकांक्षा है इसमें कि भाई वो हो सकता है ये कर लेंगे, हो सकता है हम इंजीनियर बन जाए, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब पर जाए। इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो कहते हैं संदेह वाचक वाक्य। संभवतः वो सुधर जाए। ठीक है, शायद मोहन मान जाए, शायद वह अभी नहीं पहुंचा, शायद आपने इस वीडियो को देखा, शायद आपने कमेंट किया कि नहीं किया। मुझे लगता है आप सीखे होंगे वाक्य संदेहवाचक वाक्य से। इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर वाक्य का 3 प्रकार है। अब पहला देख लेते हैं कौन सा है, सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वो वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे रोहन खेलता है, इसमें क्या है, कर्ता कौन है, रोहन, खेलना है क्रिया। तो दोनों एक ही है, दो नहीं है। रोहन भी एक ही है, रोहन लिखा हुआ भी एक है, और कर्ता ये रोहन है और ये खेलता है। तो दो शब्द हो गए। तो रोहन खेलता है, तो दो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, मीता दौड़ती है, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, संगीता चलती है। तो इस तरह के जो भी वाक्य होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य के बाद कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देख लेते हैं हम। ऐसे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें सभी वाक्य जो उपवाक्य प्रधान है, वह सुबह गया, ठीक है, शाम को लौटा। तो इसमें से कोई भी एक वाक्य को हटा देंगे तो इसका मीनिंग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब समझ में नहीं आएगा, वाक्य बनेगा ही नहीं। तो इस ऐसे जो शब्द होते हैं उसको क्या, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, प्रिया बोला पर असत्य नहीं, मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ पाया। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संयुक्त वाक्य के कितने
वेद होते हैं। संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक और परिणाम बोधक। ठीक है। अब संयोजक वाक्य किसे कहते हैं? जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं संयोजक वाक्य। जैसे गीता गई और सीता आई, गीता गई सीता आई। जैसे कि एक गया दूसरा आ गया, तो ये संयोग होता है, यानी कि वो उसको जाना था तभी वो आएगा, ऐसा नहीं था। संयोग वक्त जो भी होता है उसे संयोजक वाक्य कहते हैं। दूसरा क्या है? विभाजक। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्य का परस्पर भेद या विरोध का संबंध होता है तो ऐसे वाक्य विभाजक वाक्य कहते हैं। जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। ठीक है, मेहनत करने के बावजूद फल नहीं मिलता है, तो ये मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और साधारण वाक्य भी है, मतलब इस दोनों को अलग अलग भी है, तो इसको विभाजन कर रहा है। पर सफल नहीं होना, सफल होना एक अलग, सफलता मिलना एक अलग वाक्य है, मेहनत करना एक अलग वाक्य है। दोनों को मिला के दोस्तों एक दूसरे को संयुक्त कर दिया, एक दूसरे पर आश्रित भी कर दिया, तो इसको कहते हैं विभाजक। विकल्प सूचक किसे कहते हैं? जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है तो वैसे वाक्य को विकल्प सूचक, जैसे 4-5 विकल्प दिया हुआ है उसमें से एक विकल्प को चूज करना है तो उसे उस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? विकल्प सूचक वाक्य। जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। ठीक है, या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। इसमें से 2 विकल्प, वो पछाड़ देगा, उसको हरा देगा अखाड़े में, या वो अखाड़ा छोड़ देगा। दोनों में से एक विकल्प है, तो विकल्प वाचक जो भी वाक्य होते हैं उसे विकल्प सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। परिणाम बोधक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है तो उसे परिणाम बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। आज मुझे बहुत काम है इसलिए, तो एक वाक्य है आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। तो इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? परिणाम बोधक। चलते हैं तीसरे पे। तीसरा कौन सा है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कैसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वो वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, आश्रित होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। जो औरत वहां बैठी है वह मेरी माँ है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य कितने भेद होते हैं? मिश्रित वाक्य 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के मिश्रित वाक्य होते हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। यहां मैं कभी नहीं आऊंगा। ठीक, यहां मैं कभी नहीं आऊं। विशेषण वाक्य जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है वह विशेषण वाक्य कहलाता है, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। क्रिया विशेषण उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था वाक्य का। ठीक है, मैंने वाक्य के सारे टॉपिक कवर कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, पहले शुरू करते हैं।
लिंग क्या है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। या सरल शब्दों में कहें, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। बस पुरुष जाति जैसे बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। स्त्री जाति जैसे गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की आदि। इस तरह को शब्द जो होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट में, एक पुरुष जाति में और एक स्त्रीलिंग जाति में। जिससे जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में? अब चलते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव में आ जाते हैं तो कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। ये सजीव जाति में पुल्लिंग के पार्ट हैं। निर्जीव पदार्थ में देखें, मकान, फल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि, ये भी पुल्लिंग के हैं। भाववाचक में देख लेते हैं, भाव में दुख, लगवा, लगाव, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो पुल्लिंग के हैं। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में देख लेते हैं, माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरियां, हंसनियां, लड़कियां, बकरियां, जू इत्यादि। ठीक है। अब निर्जीव पदार्थ में देख लेते हैं, सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। भाव में देख लेते हैं, लज्जा, बनावट इत्यादि। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, हम आपको बताते हैं पुल्लिंग का पहचान। जैसे कुछ संज्ञा जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी इत्यादि। ये सारे शब्द संज्ञा हैं और ये पुल्लिंग के पार्ट हैं। अब समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सारे पुल्लिंग हैं। ठीक है। भारी और बेडौल वस्तु में देख लेते हैं, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग है। दिनों के नाम में देख लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। महीने के नाम देख लेते हैं, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, ठीक है, आदि, ये सारे पुल्लिंग नाम है। ठीक है। अपवाद में जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग है। ठीक है। पर्वत के नाम में देख लेते हैं, हिमालय, विंध्याचल, सतपुरा, अल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। ठीक है। देशों का नाम देख लेते हैं, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सारे पुल्लिंग हैं। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम देख लेते हैं, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सारे पुल्लिंग हैं। धातु में देख लेते हैं, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारे पुल्लिंग हैं। वृक्षों में देख लेते हैं, अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। आगे चलते हैं। अनाजों के नाम में देख लेते हैं, गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। और अपवाद में देख लेते हैं, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। रत्नों के नाम में देख लेते हैं, नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पांत्रा, मोती,
हीरा, ये सारे रत्नों के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। फलों के नाम में देख लेते हैं। फूलों के नाम में गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। देशों के नगरों के नाम में दे देते, दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, ये सारे पुल्लिंग है। द्रव पदार्थ के नाम में देख लेते हैं। शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग कौन सा है? चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। समय के नाम पर देख लेते हैं। घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। द्वीप के नाम में देख लेते हैं। अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि, ये सारे द्वीप के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। सागर के नाम में देख लेते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग महासागर है। वर्णमाला में देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, त, थ, द, त, थ, अ, आ, उ आदि जो शब्द है ये सारे पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग कौन है? ई, बड़ी ई, री, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, शरीर के अंग के बारे में देख लेते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देख लेते हैं। हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सारे पुल्लिंग है। जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्रांत संज्ञा क्या? जो शब्द आते हैं जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सारे पुल्लिंग है। दान, खाना, बाला आदि, ये अंत में होने वाला है। जो अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं जैसे खंदान, पिकदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला, घी वाला, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अ, आ, आव, पा, पन, क, त, आबा तथा औरा से अंत होने वाले संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। जैसे औ से जैसे खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र। आ से जैसे लोटा, मोटा, छोटा, घोटा, घोरा, हीरा इत्यादि। आप से जैसे पुलबाव, द्वाराव, बहाव, फैलाव, झुकाव। पा से बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग के में आता है। पन से देख लेते हैं। लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, टेढ़ापन, तो ये सारे शब्द जो है वो पन से होता है, जिसके लास्ट में पन होता है और ये पुल्लिंग होता है। क में देख लेते हैं। लेखक, गायक, बालक, नायक इत्यादि, ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो से देख लेते हैं। ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनस्वत्व, ये सारे शब्द पुल्लिंग के अंदर आता है। आवा में देख लेते हैं। हुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा इत्यादि, ये शब्द है पुल्लिंग है। ठीक है, औरा से देख लेते हैं। पकौड़ा, हथौड़ा, तो ये सारे शब्द जो होते हैं पुल्लिंग होता है। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गिदर, जिराफ, खरगोश, जेवरा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं जैसे बालक, गिद्दर, कौवा, कवि, साधु इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आपने देख लिया पुल्लिंग कैसे पहचान सकते हैं। 25 रूल मैंने बताया है, वो 2500 आपको याद हो जाएगा तो आप पुल्लिंग आसानी से आप समझ सकते हैं। आप चलते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है, स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं, ठीक है, उसका मैं भी बताता हूँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सारे स्त्रीलिंग ही है होते हैं। समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं। वीर, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा। प्राणीवाचक संज्ञा में देख लेते हैं।
घाय, संतान, सौतन इत्यादि। छोटी और सुंदर वस्तु में देख लेते हैं से जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। नक्षत्र में देख लेते हैं अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, वर्गणी, रोहिणी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग नक्षत्र हैं। जैसे बोली में देख लेते हैं मेवाती, ब्रज, बुलंदली, ये स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग बोली है। नदियां का नाम देते हैं रवि, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतजल, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा इत्यादि, ये जो नदी हैं सारे स्त्रीलिंग नदी है। भाषाओं व लिपियों के नाम देख लेते हैं देवनागरिक, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्नल, बंगाली इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है। पुस्तकों का नाम है कुरान, रामायण, गीता, ये सारे स्त्रीलिंग है। इस तिथियों का नाम देख लें पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है। आहार का नाम देख लेते हैं सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, ये सारे स्त्रीलिंग है। अपवाद में हलवा, अचार, रायता, ये पुल्लिंग है। इक्रांत वाले शब्द देख लेते हैं नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं आ, ता, आई, आवट, या, आहट आदि प्राय लगाकर जिस स्त्रीलिंग शब्द जिस भी लगातार भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे आ से लेते भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या, ये सारे आ से बनते हैं और ये सारे स्त्रीलिंग है। ता से देख लेते हैं गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता, ये सारे ता से शब्द है और ये स्त्रीलिंग है। आई से देख लेते हैं सगाई, मिठाई, घुनाई, पिटाई, धुलाई इत्यादि, ये सब आई से बनता है और ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। आवट से देख लेते हैं सजावट, बनावट, खिलावट, सटावट, ये सारे आवट से बनता है और इसलिए सारे स्त्रीलिंग शब्द है। या से देख लेते हैं कुटिया, बुढ़िया, चीरिया, बिंदिया, घिटिबिया इत्यादि, ये सारे या से बनता है और इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। आहट से चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कवराहट, ये सारे आहट से बनते हैं। इसलिए शरीर के कुछ अंग के नाम जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलके, ठोड़ी इत्यादि। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुंदरी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हौसली आदि। कुछ मसाले जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंग, चीनी, कलौजी, चाय, कॉफी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग यही खत्म होता है। ठीक है, आगे कुछ नोट्स में बना रखा हूं, मैं नोट्स बताता हूं। ठीक है, नोट्स हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया की रूप भी पुल्लिंग होगा। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का जो रूप होगा वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है पूरा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। ठीक है, अब नीचे कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सारे शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग में भी वही यूज होते हैं और स्त्रीलिंग में भी सेम जगह होते हैं। से बर्फ, मेहमान, शिशु, दोष इत्यादि, इन शब्दों का भी लिंग का परिचय योजन चिन्ह के अथवा क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है।
ठीक है, लिंग यही खत्म होता है। सर्वनाम क्या है, हिंदी ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सर्वनाम के पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सर्वनाम क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, भेद के कितने भेद होते हैं, एग्जाम्पल उसके उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कितने भेद होते हैं, सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, अब सर्वनाम क्या होता है मैं उसको बताता हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह डिफिनीशन है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति रोककर वाक्य को सौंदर्ययुक्त बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ, संज्ञा वो चीज है जैसे कि ब्यूटी पार्लर में कोई भी लेडीज जाता है, उसको जो ऊपर से पॉलिश करके उसको स्नो पाउडर लगा के जो नया रूप रंग दिया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो संज्ञा का प्रयोग होता है, उसको बदलकर संज्ञा के ऊपर कुछ चढ़ा के बढ़ा के स्नो पाउडर लगा के जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं, मगर वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग होता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये भी अदर वर्ड में है, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वो, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्द से बने होते हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। ठीक है, आइए एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको बताता हूँ सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके उदाहरण में देख लेता हूँ। ठीक है, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। एक तो ये पूरा सेंटेंस है जिसमें राधा संज्ञा है। ठीक है, बाकी एक वाक्य है, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। एक तो लोग ये बोलते हैं, दूसरा एक ये बोलता है राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद भी करती है। तो इस दो सेंटेंस सेम मतलब तो सेम ही निकल रहा है। ठीक है, मगर राधा के जगह पे वह यूज किया गया, राधा की जगह पे उसका यूज किया गया, तो इससे क्या हुआ, बदल गया। शब्द को हम बदल के सर्वनाम को यूज किया, राधा के स्थान पर उसके, और जो सर्वनाम वर्ड यूज हुआ है वो राधा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा मतलब वह, राधा मतलब उसका, तो राधा का गाना भी अच्छा लगता है, उसका गाना भी अच्छा लगता है। राधा गरीबों को मदद करती है तो वह गरीबों की मदद करती है। राधा एक बार यूज कर लिया आपने, उससे सारे वाक्य समझ में जाते हैं कि वो सारे राधा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया सर्वनाम। आगे चलते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 सर्वनाम होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे वाला जो टॉपिक आएगा, पुरुषवाचक वो क्या होता है, उसके उदाहरण और उसके कितने भेद होते हैं। हर सर्वनाम के जो भेद हैं उसके डिफिनीशन, उसके उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा सर्वनाम के भेद। ठीक है, चलते हैं। तो पहला कौन सा है, पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये खुद के लिए करते हैं लोग, तुम और आप ये दूसरों के लिए, सुनने वालों के लिए करते हैं। यह, वह, ये, वो ये किसी और के बारे में बताने के लिए करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं देख लेता हूं, मैं फिल्म देखना चाहता हूं। इसमें मैं जो है वो मैं हो गया पुरुषवाचक, मैं खुद के लिए यूज किया गया। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, मैं घर जाना चाहती हूं, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें अपने आप को या
अब दूसरों के लिए डिनोट या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, उसके अंतर्गत आने वाले शब्द को कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझको, मुझको, मुझे, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी इत्यादि जो शब्द होता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, या ये शब्द सारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, हम दो, हमारे दो, तो इस तरह के उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसके अंतर्गत उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? तुम, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तेरे, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि जो शब्द है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वो किसी और को सुनने वालों के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अब कौन सा है? अब है अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है, उसे कहते हैं अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? यह, वह, ये, वो आदि आते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने पुरुषवाचक सर्वनाम के सारे भेद जानेंगे, आगे चलते हैं। आगे कौन से हैं? आगे जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा, तो ये सारे शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो वक्ता है खुद के लिए, स्वयं के लिए, और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए वो हो, वहां पर जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने के लिए हो, वह निजवाचक होता है। ठीक है, अब निजवाचक के बाद कौन सा आते हैं? अब निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यह, वह, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है, वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, यह पुस्तकें मेरी है, यह मिठाइयां है, यह एक गाय है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, यह, वह, ये, वो, इसका इस्तेमाल जो किया गया है वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। ठीक है, अतः यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कुछ, कोई, इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, जैसे मुझे कुछ खाना है, इसमें कोई निश्चित नहीं क्या खाना है।
ठीक है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, क्या गिर गया पता नहीं, इसलिए कुछ गिर गया इस और निश्चय है। ठीक है, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी निश्चितता का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहां आदि, ये सारे शब्द क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के सूचक हैं। जैसे कि देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है। तो ऊपर दिए गए जो शब्द हैं, जो दो शब्द दिए हमने, उसमें कौन और क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए किया गया है। ठीक है, और ये जानने की कोशिश किया गया कि ये है क्या, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उससे, तो इसलिए ये जो सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, वैसे, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सेवा सोएगा वो खोएगा, जो जगेगा वो सो पाएगा, जैसा बताओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे ऊपर दिए हुए जो सो, जैसा वैसा का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु में संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो अतः इस तरह के जो शब्द आते हैं या इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये संबंधवाचक सर्वनाम के छठे वेद थे। चलिए शुरू करते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है। वाक्य की जो छोटी इकाई होता है ना, उसे क्या कहते हैं, उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदबंध होता है। पदबंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं, और अक्षर के जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया क्या? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब वर्णमाला बताते हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर अभी बताया आपको। ठीक है, वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। सॉरी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को, समूह को, जो वर्ण होते हैं उसको समूह को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं।
पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण वर्णमाला किसे कहते हैं। अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। ठीक है, स्वर उच्चारण के आधार पे स्वर है। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और कितने हैं वर्णमाला में व्यंजन? 35 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, र। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। य अंस्थ वर्ग में होता है। अंस्थ वर्ग में होता है य, र, ल, व। उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, दंस और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। बस ये व्यंजन था। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम में एग्जांपल लेता हूं। प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। ये सारे जो है ना प्राणी के नाम है। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं, वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम है। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, और भी बहुत सारा जगह के नाम है, पटना, हैदराबाद, मद्रास। इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं? वो भी एक संज्ञा है। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 और प्रकार बढ़ जाते हैं, और इसके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं?
5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार कहते हैं। ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में सिर्फ 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं, जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। आगे चलते हैं, व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है, वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत क्या है, पशुत्व कहलाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है, बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व, अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु
जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, निर्माण करना है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई। पढ़ना पढ़ाई। रोना रुलाई। दौड़ना दौड़। ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? अपना, अपनाना, निज, निजित्व ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है, अव्यय से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? दूर, दूरी, समीप, समीपत्व। इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है, तो ये वीर जो होता है, भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है। लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं।
वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखिए संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के पहचान क्या है? अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक। कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय। अब प्राणीवाचक क्या होता है? वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का, गाय, रमेश। लड़का मतलब आदमी, वो सजीव है। गाय एक सजीव जानवर है, और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं। अप्राणीवाचक में जिसमें असजीव को, जिस वस्तु में प्राण ना हो, वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा है, ये सजीव नहीं है। ठीक है, ये सारे निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गणनीय और अगणनीय संज्ञा पे। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय कहलाएगा। जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके, या जिसको हम काउंटिंग कर सके। जैसे लड़का काउंट किया जाता है, 10-20 लड़के हैं, 40-50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं। पुस्तक 500 पुस्तकें हैं। भवन 400 भवन हैं। गाय 350 गाय हैं। केले 2 दर्जन हैं। जैसे कि 12 केले हैं तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले हैं। ठीक है, संज्ञा जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, इसको गिनो भाई, कितने दूध है? किलो तो कर सकते हो, मगर गिन नहीं सकते हो ना। पानी गिनो, नहीं गिन सकते। हवा गिनो, नहीं गिन सकते। मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस संज्ञा के सारे डिटेल मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने क्विज प्रश्न उत्तर बताए हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न डाले हैं जो हमने ऊपर जो भी आपको समझाया है, संज्ञा के प्रकार, पूरा डिटेल आपको दिया है संज्ञा के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने लगभग 6 प्रश्न डाले हैं। इसका आंसर मैंने आंसर भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए, ABCD। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन 1 का ए आंसर ठीक है, क्वेश्चन बी का मतलब क्वेश्चन 2 का ए आंसर ठीक है, इस तरह के जो भी आंसर इसका ठीक है, वो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर सीख रहे होंगे तो फिर दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कभी किस संज्ञा का भेद का शब्द है ये बताएं। मुस्कुराहट किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब का जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो आने वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा डेमो दे रखा है। जो शब्द स्त्री या पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द आने वाला है। वचन जो टॉपिक है वो आएगा। वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में उपस्थित वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है, इसके बाद जो आने वाले टॉपिक के लिस्ट हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा कोटि कोटि से पूरा धन्यवाद। थैंक यू।